Hello friends, welcome to AK Online Classes. In this session, I am going to discuss about frictional force. आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जो स्टूडेंट हमारे प्रीवियस लेक्चर को फोर्स एंड प्रेशर के प्रीवियस लेक्चर को अगर जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को पहले आप देख लेंगे ताकि ये फ्रिक्शनल फोर्स आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो आइए समझते हैं। फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द सरफेसेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और अटेम्प्टेड मोशन। मतलब कि मोशन का अटेम्प्ट जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स काम करेगा। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई होगा। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, एक ब्लॉक है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है। इस पे एक पुशिंग फोर्स लगता है। तो पुशिंग फोर्स लगने के कारण ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है। जब ये मूव करना स्टार्ट करता है तो यहाँ इस सरफेस, ये कॉन्टैक्ट सरफेस जो है ये ग्राउंड का है और ये ब्लॉक का है। ये दोनों का जहाँ पे कांटेक्ट हुआ वहाँ पे एक ग्राउंड के द्वारा इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे एक फोर्स लग रहा है। यहाँ पे ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। बट अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है, आइए उन बातों को भी हम लोग समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि जिस सरफेस पे ये रखा हुआ है तो उसका जो इंट्रैक्शन सरफेस जो होगा, जो इंट्रैक्ट करेगा सरफेस, उस पर भी कुछ अपना मॉलिक्यूल्स होगा, इसका अपना होगा और इसका अपना मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, तो इसके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, क्योंकि इस ब्लॉक को अगर हम किसी ग्राउंड पे रखे हुए हैं तो ग्राउंड के द्वारा एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है ब्लॉक पे, और एक फोर्स रिपल्सन का भी लगता है। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट को अगर ये प्लेस कर पा रहा है, मतलब कि इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है और इस ब्लॉक के द्वारा इस ग्राउंड पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो इक्वल है, मतलब कि बैलेंस कंडीशन में है, तब यहाँ पे ये ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके जो इंट्रैक्शन सरफेस है, इसका मॉलिक्यूल्स और इसके इंट्रैक्शन सरफेस के इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में। जो पार्टिकल्स ये दोनों आपस में एक फोर्स लगा रहे हैं। जब हम लोग पुशिंग फोर्स यहाँ पे अप्लाई किए तो ये मूव कर गया। जब ये मूव कर गया, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जब ये मूविंग कंडीशन में है तो ये इसका पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि इसका पार्टिकल्स अट्रैक्शन के कारण इस डायरेक्शन में इसको खींच रहा है, ये अपोज कर रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में इसे खींच रहा है। तो यही तो ये खिंचाव का जो बल हुआ, यही तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगता है, समझ में आ गई होगी बात। अब हम लोग वही यहाँ पे कुछ सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मूवमेंट। मतलब कि ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड बाय द फिक्स्ड सरफेस और रिफरेंस सरफेस ऑन द इंट्रैक्शन सरफेस ऑफ द ब्लॉक। मतलब कि इस ग्राउंड के सरफेस के द्वारा इस ब्लॉक के इंट्रैक्शन सरफेस पे जो फोर्स लगाया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया जाता है वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्हीं बातों को यहाँ पे हमने कंसीडर किया। अब हम लोग सम फैक्टर्स पे बात हम लोग करने वाले हैं जो कि फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे फैक्टर नंबर 1 ये है इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस। मतलब कि इंट्रैक्शन सरफेस में दो सरफेस है,
एक ऑब्जेक्ट का और दूसरा सरफेस ग्राउंड का। तो यहाँ पे इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस मतलब कि उसका जो इंटरेक्शन सरफेस है अगर दोनों इरेगुलर होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट का ये इंटरेक्शन सरफेस अगर इरेगुलर है और ये ग्राउंड सरफेस जो है ये रेगुलर है तो क्या होगा। अगर ग्राउंड सरफेस इरेगुलर है और ब्लॉक का इंटरेक्शन सरफेस जो है वो रेगुलर है तो क्या होगा। यदि दोनों का सरफेस इंटरेक्शन सरफेस इरेगुलर है तब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। हमने तो अभी कुछ समय पहले ये यहाँ पे समझे कि इंटरेक्शन सरफेस जो दोनों का था, जो इंटरेक्ट कर रहा था, तो इसके द्वारा इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो लगा वो फ्रिक्शनल फोर्स हुआ। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इंट्रैक्शन मतलब कि पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा था। मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ज़्यादा होंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। मतलब कि इंट्रैक्टिंग पार्टिकल अगर ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे ये ज़्यादा होगा। तो इरेगुलरिटी पर बात हम लोग करें तो ये सरफेस ये ग्राउंड सरफेस का है और ये वाला जो अपर वाला जो है ये इसका है। तो जितना ये डेप्थ बनेगा इधर इधर तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा होगा, मतलब पार्टिकल्स का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। जब पार्टिकल्स का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में इन दिस केस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी हाई, मतलब कि बहुत ज़्यादा होगा। इस केस में और इस केस में दोनों एक जैसा ही होगा, क्योंकि ये कंडीशन अगर हम लेते हैं कि ब्लॉक का जो इंटरेक्शन सरफेस है वो रेगुलर है और ये ग्राउंड का इरेगुलर है, मतलब कि यहाँ पर का पार्टिकल्स, इस पॉइंट का पार्टिकल्स यही तो इंटरेक्ट कर पा रहा है, तो ये इंटरेक्ट कर पा रहा है, तो इसके कंपैरिजन में इसका ये फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में जो होगा वो कम होगा और इस केस में भी कम होगा। ठीक है, तो वही बातों को यहाँ पे लिखा हुआ, इन दिस केस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लेस, और वही चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस हुआ। दूसरा, अगर दोनों सरफेस रेगुलर होगा तब क्या होगा, उन बातों पर हम लोग अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। सेकेंड फैक्टर्स हमारे पास है द रेगुलरिटी ऑफ सरफेस और इट्स स्मूथनेस। अगर दोनों सरफेस इसका स्मूथ है तब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। अगर एक सरफेस स्मूथ है और दूसरा सरफेस इरेगुलर है तो क्या होगा। तो ये दोनों कंडीशन सिमिलर कंडीशन है जो कि अभी हम रफनेस मतलब कि इरेगुलरिटी के केस में हम देखे थे, वही कंडीशन है। तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग इस कंडीशन पे बात करेंगे। यहाँ पे दोनों स्मूथ है, मतलब कि इस केस में इंट्रैक्शन जो होगा दोनों पार्टिकल्स यहाँ पे है, तो इरेगुलरिटी में ज़्यादा पार्टिकल्स का इंट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पे रेगुलर के कंडीशन में बस इतना ही पार्टिकल्स का यहाँ पे इंट्रैक्शन होगा। तो इतना ही पार्टिकल्स का इंट्रैक्शन होगा, मतलब कि इरेगुलर के कंडीशन के कंपैरिजन में यहाँ पे कम पार्टिकल्स का इंट्रैक्शन होगा, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो कम होगा। मतलब कि इन दिस केस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी मॉडरेट। तो सबसे ज्यादा इरेगुलरिटी कंडीशन के केस में होगा, सेकेंड रेगुलर कंडीशन के केस में होगा, और सबसे कम जो होगा वो एक सरफेस अगर रेगुलर हो दूसरा इरेगुलर हो तो उस कंडीशन में सबसे कम होगा। इन बोथ द केस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लेस। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो ये थर्ड फैक्टर्स हैं। इफ टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्ड, अगर दोनों सरफेस को अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा होगा। वो क्यों होगा वो यहाँ पे समझते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन increases between two surfaces if they are pressed hard, and hence the movement of object becomes restricted। तो यहाँ पे इससे अगर यहाँ पे तो फोर्स इस पे नहीं लगाया गया है, मतलब कि प्रेस नहीं किया गया है, यहाँ पे प्रेस किया गया है। तो जब हम लोग इसे प्रेस करेंगे
तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में था वो इसके कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ये फोर्स बढ़ जाएगा तो इसे मूव करना मुश्किल हो जाएगा, ये मूव सही से नहीं कर पाएगा, मतलब कि ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब ये मूव करेगा, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर नहीं बल्कि यहाँ पे मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स इज लेस। यहाँ पे प्रेस नहीं किया गया है तो इसके कंपैरिजन में ये जो होगा डिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा तभी तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम होगा, और यहाँ पे इसका डिस्टेंस कम होगा मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो ड्यू टू विच मोर फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द इंटरैक्टिंग सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस केस में कम होगा, मतलब कि जब हम प्रेस करेंगे तब उस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा होगा। फाइनली यही इसका कंक्लूजन था। तो हमने आज इस लेक्चर में व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इस टॉपिक पे बात किया। थैंक यू। आज के इस लेक्चर में इतना ही।